Hello, guys. This is Sikandar Ali. So, I hope that you are all fine. So, first of all, welcome to my YouTube channel, Knowledge for All, bottom to top. सो डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। सो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर 5 बायोलॉजिकल मेथड। सो बेटा ये जो है बेसिकली सेकंड लास्ट लेक्चर है। इनके बाद एक और लेक्चर इंशाल्लाह मैं वो भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जो है बेसिकली ये चैप्टर 1 जो है बेसिकली कवर हो जाएगा। उसके बाद जो है हम चैप्टर 2 की बात करेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की, तो उनको हम जो है वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है वो स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड: make observation, state problems, identify variables, formulate hypothesis, design experiment, collect data, draw a conclusion। तो इन स्टेप्स को जो है बेसिकली हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो सारी स्टेप्स जो है इनको हम जो है वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स के अंदर। तो दिस इज़ कंटेंट्स। So biological method, steps of biological method commonly includes observation, collection of facts, hypothesis, inductive reasoning, deductive reasoning, experimentation, conclusion, theory, then last is law. So beta, first of all, biological method. The biological method is a method of research in which a biological problem is identified, relevant data is gathered, a hypothesis is formulated from these data, and the hypothesis is experimentally tested। तो बेटा बेसिकली ये जो बायोलॉजिकल मेथड है ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो है वो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके मुतालिक ज़ाहिर बात है जिस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो उसके मुतालिक हम जो है वो स्टडी करते हैं ज़ाहिर बात। तो फिर उसके मुतालिक हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक साथ रखते हैं। उसके बाद कोई ना कोई एक हाइपोथेसिस, जितने बंदे होते हैं वैसे उतने नंबर ऑफ़ हाइपोथेसिस हमारे पास जो है वो जन्म लेते हैं। तो हाइपोथेसिस की बेसिस पे इसे जो है वो प्रूफ किया जाता है। उसके बाद जो है वो हम इसी हाइपोथेसिस को जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड की फॉर्म में जो है वो इनको आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके बाद इस बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि इस बायोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम बेसिकली ये भी एक जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसके अलावा जो है वो कोविड-19 ये जो रिसेंट सिचुएशन चल रही थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो ज़ाहिर बात है ये भी जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ओमिक्रॉन हमने सुना था बेसिकली वो भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसको कैसे हम जो है वो रिसर्च की फॉर्म में स्टडी करें, तो वो विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इस बायोलॉजिकल मेथड की बेसिस पे जो है वो हम इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड कॉमनली इंक्लूड, फर्स्ट स्टेप्स जो है वो है ऑब्जर्वेशन का। एन ऑब्जर्वेशन इज द एक्ट ऑफ परसीविंग अ नेचुरल दैट कॉजेज समवन टू पोज अ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोविड-19 की बात करूं सपोज, तो ये एक रिसेंट जो है वो बेसिकली रेसेंट प्रॉब्लम है, इसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। तो ये जो कोविड-19 है इसकी अगर ऑब्जर्वेशन की हम बात करें तो ज़ाहिर बात है पहले इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है कि इस कोविड-19 जो बेसिकली वायरस है तो ये पहले कहाँ पे जो थे वो इवॉल्व हुआ था। तो एक वुहान सिटी है चाइना के अंदर, तो वहाँ पे ये वायरस जो उन्होंने जन्म लिया था वहाँ पे। उसके बाद डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ के अंदर ये वायरस जो है वो डेवलप हो गया। तो बेसिकली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, इट मीन्स उसके मुतालिक
कोई जो है वो बेसिकली क्वेश्चन हम बनाते हैं ना, तो इसी हिसाब से उसी के मतलब स्टडी करना, उसी के मतलब क्वेश्चन बिल्डअप करना, तो इसे ऑब्जर्वेशन कंसीडर किया जाता है। उसके बाद एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। इन द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स आर कलेक्टेड रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम्स अंडर स्टडी। ज़ाहिरी बात है जो ऑब्जर्वेशन हमने की, सपोज़ आप किसी रूम के अंदर गए हो, तो वहाँ पे जैसे हम किसी न्यू जगह जाते हैं, ज़ाहिरी बात है तो चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद ही जाके हम जो है वो स्टडी करते हैं फर्दर। तो पहले जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसके बाद उसके मुतालिक जो है वो डेटा को फैक्ट्स की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे भी जो ऑब्ज़र्वेशन हमने की उसके रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्वेशन फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसी के ऊपर जो है वो स्टडी की जाती है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, ये वर्डिंग खुद बता रही है तो बहुत इजी करके मैंने जो है यहाँ पे समझाया। आई होप कि आपको ये बात बेटा जल्दी समझ में आ गई होगी। उसके बाद है थर्ड स्टेप जो हाइपोथेसिस। वन ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चंस बाय फॉर्मिंग हाइपोथेसिस। अब जो क्वेश्चन हमने डेवलप किया, इट मीन्स जो क्वेश्चन हमने प्रोड्यूस किया था ऑब्जर्वेशन के अंदर, उसकी सॉल्यूशन जो होती है वो उसका जो आंसर होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो ऑब्जर्वेशन के नतीजे में हम जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसका आंसर हम देते हैं किसकी फॉर्म में, इस हाइपोथेसिस के अंदर। A hypothesis is also known as an educated guesses to explain the observation. तो a hypothesis is an untested idea in mind. तो बेसिकली डिफरेंट जितने भी पर्सन होते हैं, अगर मैं कहूँ कि भाई ये 5 बंदे जो है बेसिकली किसी इस कोविड-19 के ऊपर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, तो पहली बात वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये कोविड-19 जो है वो कहाँ जो है वो उसने जन्म लिया था, फिर इनसे इनका डेथ रेट क्या था, इनका जो है बर्थ रेट क्या था, इसने कितने बंदों को जो है वो किल किया। तो ये जो डेटा की फॉर्म में हम कलेक्शन करते हैं किसी वायरस के मुतालिक, किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक, तो जब उसकी कलेक्शन की जाती है तो ज़ाहिरी बात है जितनी भी कलेक्शन हम उसी के मुतालिक करते हैं, तो अगर मैंने 5 बंदे उसके ऊपर जो है वो काम करने के लिए वहाँ पे जो है वो लगाए हैं, तो ज़ाहिरी बात है हर कोई बंदा जो है वो अपनी डेटा अपने हिसाब से बना के आएगा। तो उन सारों के जो हाइपोथेसिस होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अ हाइपोथेसिस इज़ अनटेस्टेड आइडिया इन माइंड। तो ये सारे बंदों के जो है वो चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इंडक्टिव रीजनिंग की, बेसिकली ये रीजनिंग की 2 टाइप्स होती है। अब रीजनिंग के अंदर एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है यहाँ पे आपको डिडक्टिव रीजनिंग नज़र आ रही है। तो पहले हम इंडक्टिव रीजनिंग को स्टडी करेंगे। द रीजनिंग फॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू रीच अ जर्नल कंक्लूजन is called the inductive reasoning. For example, rose plant is made up of cells. Specific apple trees is made up of cells. Specific these for all organisms made up of cells generalization. अब यहाँ पे जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो ये है कि जब इंडक्टिव रीजनिंग की हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम चीज़ स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रोज़ का प्लांट है, सपोज़ ये जो है वो बना हुआ है किसका, सेल का, तो ये एक स्पेसिफिक आइडिया है कि ये जो रोज़ का ट्री है, बेसिकली ये जो रोज़ का प्लांट है ये बना हुआ है सेल्स का, यानी। उसके बाद अगर मैं एप्पल के ट्रीज़ की बात करूँ, ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये भी सेल का बना हुआ है, तो ये भी स्पेसिफिक। अब मैं कह रहा हूँ ऑल ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स मल्टी सेल्यूलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसीज कंसीडर किया जाता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स यहाँ पे बता रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स, यानी ये आपके पास जो है वो जर्नलाइजेशन की फॉर्म में जो है वो क्यूरीज मिलती है। यहाँ पे आपको ये ये आइडिया आपको जर्नलाइज फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं सारे ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, और जब मैं किसी एक बंदे से मुखातिब होकर बताऊं तो वो स्पेसिफिक आइडिया होता है, और जब मैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख के स्टडी करूँ, ज़ाहिर बात है ये
जनरलाइज बात हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे इसके अंदर फिगर भी आती है, उसके अंदर मैं आपको बहुत क्लियर करके समझा दूंगा। आई होप कि आपको जो बेसिकली बात समझ में आ गई होगी, आ जाएगी बेटा। उसके बाद है डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी टाइप है रीजनिंग की। इन डिडक्टिव रीजनिंग दैट रीजनिंग फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन। अब जो इंडक्टिव रीजनिंग हमने पढ़ी थी उसका ये बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन की फॉर्म इनको, यानी अपोजिट इफेक्ट की फॉर्म में हम इसको स्टडी करेंगे। Form the general set of observation to reach a specific conclusion. For example, if all organisms are made up of cell generalization, cat is an organism specific, therefore elephant is made up of cells conclusion. तो जाहिर बात यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको थारोली बता दूँ, वो ये है कि बेटा जब हम इंडक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ से हम आइसोलेटेड से जनरल की तरफ आते हैं। ठीक है बेटा, ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हम जर्नल से जो है वो मूव करके आइसोलेटेड की फॉर्म में जा रहे हैं, स्पेसिफिक की फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड और स्पेसिफिक एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है बेसिकली ये बने हुए हैं किसके, सेल के। तो ये एक जर्नलाइज आइडिया हो गया। ठीक है, अब केट एक ऑर्गेनिज्म से, जाहिर बात ये एक है तो इसको स्पेसिफिक कंसीडर किया जाता है। एलिफेंट एक ऑर्गेनिज्म से, तो इससे भी जो है कंक्यूलेंट की फॉर्म में एक स्पेसिफिक जो है वो कंसीडर किया जाता है ऑर्गेनिज्म। तो ये एक आइसोलेटेड की फॉर्म में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इनकी ये बहुत अच्छी फिगर मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई करके दी हुई है। तो ये बेसिकली एक आइसोलेटेड फॉर्म, दूसरा आपको जनरलाइज मिल रहा है। अब ये एरो ऊपर वाला जो शो कर रहा है इस आइसोलेटेड से लेकर जनरल तक, तो इन्हें हम नाम दे रहे हैं आई। आई जो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है इंडक्टिव रीजनिंग को, किसको, इंडक्टिव रीजनिंग को। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग की फॉर्म में जा रहा है आइसोलेटेड से जर्नल की तरफ, तो इन्हें हम इंडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन कंसीडर करते हैं। अब जो डिडक्टिव होती है, डी रिप्रेजेंट करता है डिडक्टिव, तो ये जनरल से आइसोलेटेड की फॉर्म में जो चीज़ मूव करके आ रही होती है उसे हम जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग कंसीडर करते हैं। तो ये फिगर भी आपको जो आई होप के जल्दी समझ में, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जनरल प्रिंसिपल और ये डिडक्टिव फॉर्म में मूव करके आ रही है स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। तो जाहिर बात है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जनरल आइडिया से लेकर स्पेसिफिक आइडिया तक एरो मूव कर रहा है, तो इसे हमने नाम दिया डिडक्टिव का। और ये स्पेसिफिक से लेकर जो स्पेसिफिक या फिर आइसोलेटेड से लेकर जो है वो जनरल की तरफ जा रहा है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं किसका, इंडक्टिव का। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। जो चीज़ आइसोलेटेड से जनरल की तरफ जाए उसे जो है वो हम बेसिकली इंडक्टिव कंसीडर करते हैं, जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आए तो उसे हम जो है वो डिडक्टिव कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एक्सपेरिमेंट इज़ यूज्ड टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस एंड इट्स प्रिडिक्शन। Experiments are useful to proving or disproving hypothesis. Hypothesis cannot be proved true without experiment. तो ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छी यहाँ पे आपको जो नज़र आ रही है, बेसिकली जो हाइपोथेसिस आपको मिला उसको टेस्ट किया जाता है। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से उसको जो है वो वेरीफाई किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हालांकि ये जो हाइपोथेसिस हमें जो है वो यहाँ पे मिला है इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, हालांकि ये ठीक है, इससे आगे जाके हम इसको कंक्लूजन की फॉर्म में ले सकते हैं या फिर थ्योरी की फॉर्म में ले सकते हैं या फिर जो है वो लॉ की फॉर्म में ये जा सकता है, मूव कर सकता है या नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव करके फिर हम उसको आगे मूव करते हैं। तो अगर ये हाइपोथेसिस वहीं पे ही रॉन्ग हो जाता है तो इसे जो है वो बैक वर्ड कंसीडर किया जाता है, इसको फर्दर आगे जो है वो हम ट्रांसफ़र नहीं करते। तो यहाँ पे वही चीज़ें बता रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट आर यूजफुल प्रूविंग और डिसप्रूविंग हाइपोथेसिस, तो यहाँ भी इस चीज़ को आप थर्ड लाइन को इंडिकेट करें, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी प्रूव। ये तब तक प्रूव नहीं होता ट्रू विदाउट एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर हम हाइपोथेसिस को प्रूफ कंसीडर नहीं कर सकते। अगर इट मीन्स आपको जो हाइपोथेसिस मिलता है या आप जिस हाइपोथेसिस से इट मीन्स रिलेटिव होते हो,
तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होके फिर आपके यहाँ जो है वो आता है मूव करके। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ थर्ड लाइन यही कह रही है आपको यहाँ पे। तो चलते हैं लास्ट conclusion. Once the experiment have been concluded, the data are analyzed and used to draw conclusion. After data has been analyzed, the data of conclusion are communicated to public. So this way other can verify, reject, modify and researcher तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होके आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अगर ये हाइपोथेसिस इट मीन्स करेक्ट है तो ये वेरीफाई हो जाता है। अदरवाइज़ अगर ये रॉन्ग फॉर्म में इसकी डेटा जो है वो डिफरेंट आ रही है रिज़ल्ट के हवाले से, तो इसे रिजेक्ट किया जाता है और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवानी पड़ती है। उसके बाद जाके जो है वो रिसर्चर कंक्लूजन की फॉर्म में जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। ठीक है, तो इसको कौन कम्युनिकेट करता है? पब्लिक। तो ये पब्लिक से कम्युनिकेट होके जो है वो मूव करता है आगे की तरफ। ठीक है बेटा, उसके बाद है थ्योरी। एन आइडियाज और सेट ऑफ आइडिया दैट हैज़ बीन रिपीटेडली टेस्टेड। तो इस थ्योरी के अंदर जो आइडियाज़ हमें मिलते हैं हाइपोथेसिस से, एक्सपेरिमेंट से, रीजनिंग से, उसकी दो फॉर्म डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग, या हम क्या ऑब्जर्वेशन से या डेटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स की से जो आइडियाज़ हमें मिलते हैं, अब उसी आइडियाज़ को या उसी के सेट ऑफ आइडियाज़ को जो है वो हम जो है वो रिपीटेडली टेस्टेड करते हैं। उसके बाद जाके जो है वो लॉ की एक्सेप्शंस होती है। तो यूनिवर्सली जो लास्ट है वो इस आइडियाज़ को और सेट ऑफ आइडियाज़ को जो है वो रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है। उसके बाद जाके हमें जो है वो लॉ एक वैलिड लॉ मिलता है। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी इज कॉल्ड लॉ। ये इनकी डेफिनेशन है, लॉ आर ओबे यूनिवर्सली। तो इसे ओबे किया जाता है यूनिवर्सल बेसिस के ऊपर। तो उसके बाद जाके जो है वो लॉज आपको मिलते हैं, जैसे न्यूटन के लॉज होते हैं, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली ये जो लॉ होते हैं ये इस स्टेप से फॉलो होके उसके बाद जाके आपको ये इनकी जो है वो बेसिकली ये जो है वो डीप स्टडी तब तक आपको ये वेरीफाई नहीं मिलते जब इतने स्टेप्स फॉलो करके उसके बाद जो है वो हमें एक एक्यूरेट लॉ मिलता है। फिर उनको जो है वो बुक्स के अंदर जो है वो साइंटिस्ट जो है वो पब्लिश करते हैं। तो उसके बाद ये सारी स्लाइड जो मैं पढ़ा के गया हूँ, तो इसके अंदर मिक्सचर में सारा कुछ यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। आप इनको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको। बायोलॉजिकल मेथड ये एक ऐसा मेथड है बेसिकली, इसके अंदर हम किसको रिकग्नाइज करते हैं? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इस मेथड के अंदर। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है तो इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। उसके बाद डेटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, रीजनिंग दो टाइप्स होती है, ये भी मैं पढ़ा के गया हूँ, इंडक्टिव डिडक्टिव, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, थ्योरी, लॉ। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद ये चीज़ें सारी सीरीज़ की फॉर्म में आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है बेटा। तो ये दो टाइप्स होती है, जर्नल आइसोलेटेड से जर्नल तक, जर्नल से जो है वो आइसोलेटेड की फॉर्म। तो इसके अंदर भी यहाँ पे रॉबर्ट हुक का थोड़ा बहुत बताया गया है कि इसकी ऑब्ज़र्व किया। तो ये मैंने बेसिकली स्लाइड्स के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप काइंडली आप उन स्लाइड्स को थोड़ा बहुत बैक मूव करके जो है वो चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह वही चीज़ें होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे थोड़ा जो है वो इतना डीप नहीं है, लेकिन मैंने जो है वो बहुत डीप थोड़ा बहुत समझाया ताकि आप लोगों का जो है वो फ़ायदा हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये बुक आप सिंटेक्स बुक से ये पेज मैंने उठाया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ें बता रहा है कि डिडक्टिव की जो होती है इफ़ और देन, उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद लॉ के थ्योरी, थ्योरी के बाद जो है वो लॉ। अब ये लॉ में ऐसे नहीं मिलता, बेसिकली इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो मैंने कंटेंट्स के अंदर दिए। उन सारे स्टेप्स को फॉलो करके उसके बाद एक एक्सेप्ट होता है लॉ, फिर उस लॉ को जो है वो बुक्स के अंदर पब्लिश करते हैं साइंटिस्ट। तो इसी हिसाब से इस प्रॉब्लम को जो है वो बेसिकल कंसिडर किया जाता है एज अ बायोलॉजिकल मेथड, या हम इसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कंसिडर करते हैं। तो बेटा आई होप कि आपको ये मेरे लेक्चर्स, मेरी स्लाइड्स बहुत अच्छी लगी होगी यकीनन। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक ही जो है वो टॉपिक रहता है, इनको जो है हम बेसिकली ये जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो भी मैं जो है वो अपलोड कर दूंगा।
थोड़ा बहुत टाइम जो है वो लगता है, ज़ाहिर बात है, मुझे भी थोड़े बहुत काम होते हैं। उसके अलावा जो है वो मुझे बेसिकली स्लाइडें बनानी होती हैं, ठीक है बेटा। और कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी जो है वो लेक्चर अपलोड करूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे साथ दिया तो मैं आपके साथ जो है वो हर एंगल के साथ जो है वो इंशाल्लाह आप लोग की हम